हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम नारायण साहित्य सागर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की कहानी यूनिट के अंतर्गत एक टोकरी भर मिट्टी जो रचना लगी हुई है, जिसके रचनाकार माधवराव सप्रे जी हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं आज। इसके पहले हम लोग रचनाकार माधवराव सप्रे के जीवन के बारे में कुछ देख लेते हैं। जिनका जन्म जो है 19 जून 1871 में हुआ था, ग्राम पथरिया दामोह नामक जगह पे। पिता जो है कुंडेश्वर, माता लक्ष्मीबाई। शिक्षा जो है इन्होंने बीए तक किया था नागपुर से। निधन जो हुआ है उनका 23 अप्रैल 1926 को इनका निधन होता है। माधवराव सप्रे की जो कहानी है, ये एक टोकरी भर मिट्टी जिसका मुख्य विषय है, एक जमींदार होता है, उसको अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी को खाली करवा देता है और बाद में उस बुढ़िया की बातों के प्रभाव में आने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसकी झोपड़ी को वापस कर देता है। एक छोटी सी कहानी है, बहुत ही मार्मिक है और वास्तव में हृदय को बदलने वाली है, जिसको हम आज पढ़ेंगे। पात्र को अगर देखा जाए, ये कहानी का विषय हो गया, और ये अगर पात्र को लेकर के देखा जाए तो इसमें एक बुढ़िया है और दूसरे जो हैं वो जमींदार स्वयं हैं। दो ही हैं पात्र, ठीक ना। तो चलिए हम कहानी को, सबसे पहले कहानी को पढ़ेंगे, फिर उसके दो उदाहरण देख लेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कहानी को हम पढ़ते हैं पहले। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। कहानी की शुरुआत होती है। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। जमींदार जी को ये इच्छा हुई कि अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक हम बढ़ा लें। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा लें, पर वह कई जमाने से बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। घरों के साथ सिर्फ ईंट पत्थर नहीं जुड़ते हैं, घरों के साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं। ठीक उस बुढ़िया विधवा के साथ हुआ था। वो छोड़ना नहीं चाहती थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उस झोपड़ी में मर गया था। पतुहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। जो 5 साल की उसकी पौत्री है, वो उसकी माँ भी उसी में मर गई थी। इससे उसकी भावनाएं, बुढ़िया की भावनाएं उस घर से जुड़ी हुई थीं, झोपड़ी से जुड़ी हुई थीं। उसकी यही पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। जब उन्होंने पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती, और जब उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस दुखिया बुढ़िया के पास पहले से ही इतनी समस्याएं थी। उसकी पतोह भी चली गई, उसका बेटा भी चला गया, उसका पति भी चला गया। उसके बाद उस घर को खाली कराने की बात सुनने के बाद उस परिस्थिति को सुन करके किसका हृदय द्रवित नहीं होगा। तो सो बुढ़िया के सामने और भी दुखों का जंजाल दिखने लगा। उस झोपड़ी से उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। उसका लगाव हो गया था कि अब मरूंगी तो मैं यहीं मरूंगी और जीऊंगी तो अब तक यहीं पे जीऊंगी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हो गए। तब वे जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म करके उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। उस झोपड़ी के ऊपर उनका दिल लग गया था। उस झोपड़ी को खाली कराने के लिए उन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए। वकीलों को मोटी फीस दिया और अदालत का दरवाज़ा खटखटा करके, पैसे खिला करके, थैली गर्म करके अदालत से कब्जा करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया वो उसमें सफल भी हो गए। विधवा को वहाँ से निकाल दिया गया। विधवा अनाथ तो थी ही, पड़ोस में जाकर कहीं रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा एक हाथ में टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। कहानी का ये मुख्य बिंदु है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक दिन उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और वहाँ पर अपने अहाते को बढ़ाना चाहते थे। वहाँ पर मजदूरों को काम बता रहे थे कि टोकरी लेकर के बुढ़िया वहाँ पर पहुँची थी। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा, इसे यहाँ से हटा दो। वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो ही गई,
मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, महाराज क्षमा करें, एक विनती है। उसने कहा कि अब तो ये झोपड़ी आपकी हो गई, मैं उसको लेने के लिए नहीं आई हूँ, एक विनती करती हूँ। क्या विनती करती है? जमींदार साहब के सिर हिलाने के बाद उन्होंने कहा, जब से यह झोपड़ी टूटी है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, इसको मैं नोट करवाऊंगा आगे। जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया पर वह नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। उसकी पोती जिद करती है कि अपने घर चल, मैं वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसका चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। देखिए, जो कहानी का शीर्षक है आपको यहीं से मिलेगा, एक टोकरी भर मिट्टी, कहानी का शीर्षक यहीं से मिल रहा है। अब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसे चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। मतलब बुढ़िया को विश्वास है कि उस चूल्हे को ले जा इस मिट्टी को ले जा करके चूल्हा बनाएगी और उस पर रोटी बना करके उसको खिलाएगी, तो उसे यकीन है कि वो रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊँ। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। उनको लगा कि एक टोकरी मिट्टी की बात है, दे देते हैं, आज्ञा दे दी। और विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसने पुरानी बातों का स्मरण हुआ। उसकी आंखों की आंसू की धारा बहने लगी। कोई भी व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके जा रहा है, किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया, दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूटा है और वहाँ जाएगा तो उसकी भावनाएं फिर से सामने दिखाई देने लगेगी। सारी चीज़ें चलचित्र की भांति सामने नज़र आने लगेंगी और लगती हैं। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपने टोकरी मिट्टी से भर ली, हाथ से उठाकर बाहर ले आई, फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाइए जिससे मैं उसके अपने सिर पर धर लूँ। ये धर लूँ मतलब देसी शब्द है, धर लूँ भोजपुरी में रख लूँ कहा जाता है इसको, जिससे मैं अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज़ हुए, पर जब वो बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी, उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर वे आप ही टोकरी उठाने की ओर आगे बढ़े। पहले तो मना किया उन्होंने, नौकर को न कह करके बाद में हाथ पैर जोड़ने पर वो गए उठाने के लिए। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर उठाने लगे तो ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। बुढ़िया ने देखा कि वो उठा नहीं पा रहे हैं ठीक से, उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपने सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर न टोकरी रखी थी वहाँ से एक हाथ भी ऊंची न हुई, पर उठा नहीं पाए, एक हाथ भी ऊंचा नहीं ले जा पाए। वो लज्जित होकर कहने लगे, नहीं ये टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। वो लज्जित हो गए और कहने लगे कि ये टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। कहानी का मार्मिक बिंदु अभी आ रहा है। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, हजारों टोकरी मिट्टियां पड़ी हैं, उसका भार जन्म भर कैसे आप उठा पाएंगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। बुढ़िया ने उनको बहुत ही संवेदना भरी बातों में समझाने का प्रयास किया कि एक टोकरी भर मिट्टी आपसे उठाई नहीं जा रही है, तो इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टियां पड़ी हुई हैं, आप उसको कैसे उठाएंगे जीवन भर, उनका भार। जमींदार साहब धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते उनकी आंखें खुल गईं। वो बात उनको लग गई। कृतकर्म का पश्चात कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उन्हें झोपड़ी वापस दे दी। कहानी का ये बहुत ही मार्मिक बिंदु है। यहीं से उनके हृदय परिवर्तन होता है और उसको झोपड़ी वापस दे देते हैं। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हमने पढ़ा था आपको बुढ़िया का। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। ये पंक्तियाँ जो प्रमुख पंक्तियाँ हमने लिखा हुआ है, एक तो यह है, जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि मैं अपने घर चल, वहाँ रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी, शीर्षक यहीं से बन रहा है। ये उदाहरण इसीलिए महत्वपूर्ण है कि कहानी का जो शीर्षक लेखक ने लिया है इसी उदाहरण से लिया है। एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी
खाने लगेगी। इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। इस उदाहरण को आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कीजिएगा। तब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण जो है, ये बुढ़िया कहती है, जब वो आपने कहानी पढ़ते समय आपने सुना होगा कि जब बुढ़िया जमींदार से कहती है, एक टोकरी भर मिट्टी उठाने के लिए जो चूल्हा बनाने के लिए लाई थी अपने पोती के लिए, उसको विश्वास था कि उस पर चूल्हा बना करके रोटी पकाऊंगी तो शायद वो खा ले। महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टियाँ पड़ी हैं, उसका भार जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? उन्होंने सवाल किया। आप ही इस पर विचार कीजिए। बुढ़िया की इसी बात पर जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है और उसको झोपड़ी की जगह वो दे देता है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत ही शॉर्ट कहानी है, लेकिन इसमें से प्रश्न बन जाते हैं, उदाहरण से बन जाते हैं। माधवराव सप्रे जी के बारे में बन जाते हैं। उदाहरण देकर पूछ लिया जाता है कि ये किसका कथन है, किस कहानी से है, इसके रचनाकार कौन हैं। तो ये पूरा हुआ यहाँ पर। आगे अगर आपने इसके पहले इसी क्रम में हमने हरिशंकर परसाई की 2 कहानियों को हम इसी चैनल पर पढ़ा चुके हैं। पहला जो है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ये पढ़ा चुके हैं। और दूसरा जो है उनकी कहानी भोला राम का जीव, भोला राम का जीव। ये दोनों कहानियाँ किनकी हैं? हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। ये दोनों हमने उस पर पढ़ा चुके हैं। और हरिशंकर परसाई जी का जन्म भी पढ़ा चुके हैं। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, पुरस्कार एवं सम्मान। ये भी हमारे शंकर परसाई के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इस क्रम में 3 कहानी हमने पढ़ लिया। अभी चौथी कहानी जो है वो संसार का सबसे अनमोल रत्न हम पढ़ेंगे, जो मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? संसार का सबसे अनमोल रत्न। मुंशी प्रेमचंद ये हम पढ़ेंगे। कई जगह पर दुनिया का भी दे रखा है, कई जगह पर संसार का दे रखा है। ये मुंशी प्रेमचंद की है। ये प्रेम कहानी है। प्रेम कहानी के माध्यम से ये देश प्रेम को सबसे बड़ी चीज़ दिखाई गई है। वहाँ पे उनके सोजे वतन जो कहानी संग्रह है उसमें से लिया गया है। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल का जो नाम है
साहित्य सागर एकेडमी, साहित्य सागर एकेडमी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय से मिले, ताकि किसी भी चीज़ को आप मिस न कर पाएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और वीडियो को प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।